देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम बंगाल के चुनावी दंगल के त्रिकोण का विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे 3 स्तर पर यह जंग हो रही है। सबसे पहला स्तर है वो एक के बाद एक नारे जो तमाम पार्टियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो दूसरे स्तर पर है वो मोर्चाबंदी जो आप देख रहे हैं अलग अलग तरीकों से पोस्टर्स के जरिए। तो तीसरी तरफ वो युद्ध जो हिंसक होती चली जा रही है। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बंगाल चुनाव में टीएमसी के अब शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने के बाद अब उनके पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। फिलहाल वो टीएमसी से सांसद हैं और अब शिशिर अधिकारी भी टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं, कमल थाम रहे हैं। शुभेंदु के पिता शिशिर बीजेपी में शामिल होंगे। वो फिलहाल टीएमसी से सांसद है और ये सवाल तभी उठा था जब शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन किया था कि उनके पिता शिशिर अधिकारी तो टीएमसी से सांसद हैं, लेकिन अब शिशिर अधिकारी भी पार्टी बदल रहे हैं। दीदी बोले बीजेपी बोले चाकरी होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। जबरदस्त डायलॉग इधर भी है और उधर भी। ये ट्रेलर है बंगाल के चुनावी दंगल का। आपको समझना है कि पूरी पिक्चर रिलीज होना बाकी है, क्योंकि बंगाल की सियासी लड़ाई एक साथ कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है, वो भी आर पार। इस लड़ाई में 3 कोण है जिसे आप ट्रायंगल से समझ सकते हैं। पहला कोण जो आप सुन और देख सकते हैं, मोदी और ममता का स्लोगन युद्ध, ये एक मोर्चा है। दूसरा कोण तेरा मैनिफेस्टो और मेरा मैनिफेस्टो। ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करके वोट गणित का गोल सेट कर दिया है। तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को जारी करने से पहले मंथन और चिंतन में उलझी हुई है। तीसरा कोण है बंगाल में हिंसा वाली सियासी सोच का। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर वर्कर्स पर हमले और हत्या का आरोप लगाती आई है। आज इस ट्रायंगल के जरिए हम आपको बंगाल की संपूर्ण सियासी पिक्चर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इन 3 तस्वीरों से बंगाल चुनाव के चरित्र को समझिए। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी वर्कर पर हमला हुआ। प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। दूसरी तस्वीर बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के करीब बम से हमले की है। यहाँ भी बीजेपी ने टीएमसी पर बमबाजी के हमले का आरोप लगाया है। तीसरी तस्वीर दक्षिण सोनारपुर की, जहाँ बीजेपी ने अपने वर्कर की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। इन तस्वीरों के पीछे हिंसा वाली सियासी सोच के बारे में हम आपको बताएंगे, क्यों बंगाल में हिंसा के बिना चुनाव नहीं होते। आज आपको हम बंगाल विजय के लिए ममता की नीति और बीजेपी की काउंटर रणनीति को पॉइंट दर पॉइंट समझाएंगे, क्योंकि बंगाल चुनाव में सियासी करंट है तो उसके पीछे स्लोगन वॉर एक अहम हथियार है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। एक एक करके इस चुनावी दंगल के त्रिकोण का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात उस अधिकार की जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें और आपको है, वोट करने का अधिकार। लेकिन सोचिए, अगर डराया धमकाया जाए, अगर पार्टी के कार्यकर्ता को प्रचार करने से ही रोका जाए, तो फिर क्या मायने। देखिए, ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदलेगी। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। राजनीति में हिंसा वाली इस नीति को लेकर बंगाल बदनाम रहा है। आज नया अध्याय उस वक्त जुड़ा जब बंगाल की सबसे हॉट सीट में प्रचार के दौरान हिंसा की खबर आई, यानी नंदीग्राम से। वही नंदीग्राम जहां ममता और शुभेंदु के बीच मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आरोप है कि नंदीग्राम में डोर टू डोर प्रचार के दौरान बीजेपी के वर्कर पर हमला हुआ। भाई, ये प्रजातंत्र है, चुनाव सभी के लिए है, सबको लड़ने के अधिकार है, लेकिन ये बमबारी होगा, लोगों को जानलेवा हमला होगा। अभी अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ, भाई प्रजातंत्र में अभी अभी फिर खबर आई, फिर अभी एक अटैक
शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाया कि पदयात्रा के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर हमला हुआ, वो भी उनकी आंखों के सामने। धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम में केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। नंदीग्राम में हमले का आरोप लगा तो बंगाल के अलग अलग इलाकों से डराने वाली तस्वीरें आई। ये मुर्शिदाबाद है, ये हावड़ा है और ये बैरकपुर है। आप देख सकते हैं बंगाल चुनाव का एक और सच। ये बड़ी बात है कि मुर्शिदाबाद में बम की बरामदगी हुई। ये तस्वीरें बैरकपुर की हैं, जहां से सांसद हैं अर्जुन सिंह। आरोप यह है कि अर्जुन सिंह के घर के करीब टीएमसी के वर्कर्स ने देसी बम से हमला किया। हमले में 2 लोग घायल हो गए। इसकी उपस्थिति में बम चल रहा है, मीडिया की उपस्थिति में बम चल रहा है। छोड़िए, पुलिस तो है, मीडिया भी है, और उसके बाद भी अगर उसका बयान आता है कि पॉलिटिकल क्लैश है, तो जहां से बम चला और जिस जगह पर बम चला तो उसका अगर काउंटर हुआ रहता, पॉलिटिकल क्लैश में तो काउंटर होगा, तो काउंटर हुआ रहता तो उसका भी तो एविडेंस रहता। तो वेयर इज एविडेंस? हमले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस का कहना है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच राजनीतिक झड़प हुई है, उसी में बम चले हैं। ये तस्वीरें दक्षिण सोनारपुर की हैं, जहां बीजेपी वर्कर विकास नस्कर की डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली। बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बंगाल में हिंसा रोकना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बंगाल के चुनाव में इस हिंसा का विश्लेषण हम करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे बंगाल में राजनीति जो होती है उसमें सिक्के के 2 पहलू यही हैं। एक तरफ कार्यकर्ता प्रचार करते हैं और दूसरी तरफ वो हिंसा जो अब हमेशा ऐसे मसलों पर होती है। लेकिन उससे पहले जरा वो स्लोगन वॉर आपको दिखाते हैं, कैसे तमाम पार्टियां इस स्लोगन वॉर में पूरी तरह अपने आप को झोंक रही हैं। जी हाँ, आज नारेबाजी का जो खेला होबे वो देखिए। आज बंगाल के चुनावी अखाड़े में जो नारा, जो शब्द नेताओं से लेकर समर्थकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो यही है। ममता बनर्जी अपनी हर रैली में, हर संबोधन में समर्थकों की तरफ एक शब्द उछालती है, खेला होबे, और समर्थकों में उत्साह उफान मारने लगता है। बंगाल के सियासी बिसात पर चली जा रही चाल में 2 शब्दों के मायने बहुत हैं, क्योंकि ममता की चुनावी अभियान का यही स्लोगन है। अब की बार जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के पुरुलिया पहुंचे तो भाषण के स्क्रिप्ट में ममता के खेला होबे का काउंटर लिखा हुआ था। आप सुनिए। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। সব জায়গাতেই খেলা হবে। খেলাটা শুরু হবে 27 তারিখ থেকে জঙ্গলমহল থেকে। প্রথম ধাক্কাটা জঙ্গলমহল থেকেই পাবে বিজেপি। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के खेला होबे की संपूर्ण व्याख्या की। ममता बनर्जी के हथियार से उन्हीं के ऊपर प्रहार किया। पहले खेला होबे का मतलब बताया और फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का फुल फॉर्म बताते हुए नामकरण किया। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं।
जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं वो टीएमसी ट्रांसफर माई कमीशन में ही डूबे हुए। তাকে চোর বলছে আর তোমরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার আড়তদার হয়ে বসে আছো, কোথায় পিএম কেয়ারের টাকা? কোথায়? জবাব দাও। নোটবন্দির টাকা কোথায়? জবাব দাও। ভারতবর্ষ বিক্রি করে দেওয়ার টাকা কোথায়? জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। রেল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। কয়লা বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। পাথর বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। ব্যাংক বন্ধ করছো কেন? জবাব দাও। ইন্স্যুরেন্স কেন 75% प्राइवेटाइजेशन করছো? জবাব দাও। बंगाल चुनाव के दंगल में आज ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया में रैली की तो ममता बनर्जी ने मिदनापुर में 3 रैलियां की। मोदी के हमलों पर ममता ने पलटवार किया। चुनावी दंगल में ममता बनर्जी फ्रंट फुट से सियासी बैटिंग कर रही हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता का एक्टिव प्लान तैयार कर लिया है, तो ममता बनर्जी ने इसका करारा जवाब दिया। दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। হাজার হাজার কোটি টাকা আমরা দিয়েছি আমফানে, দুর্যোগে, যখন মানুষগুলো দুর্যোগে ছিল। কোথায় ছিলে নরেন্দ্র মোদী? কোথায় ছিলে বিজেপি? কোথায় ছিলে তোমাদের চেলা চামুন্ডারা? কোথাও ছিল না। নির্বাচন আসলে তখন তোমরা ক্যাশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, ক্যাশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মিথ্যে কথার গ্যাস বেলুন আর নির্বাচনের সময় ক্যাশ বেলুন। सियासी फिसाद पर वार पलटवार है, स्लोगन वॉर है। ये मंच पर आपने सुना तो लोगों के मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर टीएमसी और बीजेपी का सुर संग्राम जारी है। तो ये जो स्लोगन वाला खेला है वो तो आपने देख लिया। अभी मैनिफेस्टो का खेला दिखाना बाकी और हिंसा भी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं एक और बड़ी खबर जो आ रही है, क्योंकि शिशिर अधिकारी के बीजेपी में जाने से टीएमसी को झटका है, तो दूसरी तरफ ये झटका देखिए, बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव लड़ने से ही इनकार। शिखा मित्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से नहीं लड़ूंगी। वो दरअसल कांग्रेस के पूर्व बंगाल अध्यक्ष की पत्नी है और उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और बीजेपी से तो कतई नहीं लड़ूंगी। शिखा मित्रा, यानी ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए। और अब नजर डालिए चुनावी दंगल में त्रिकोण के दूसरे स्तर पर। जी हां, मैनिफेस्टो वॉर। मैनिफेस्टो जारी करके ममता बनर्जी ने अपना वोट वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया। ममता के घोषणा पत्र को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, वहीं बीजेपी को अपना घोषणा पत्र ऐलान करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया रैली में कुछ संकेत दिए हैं। उनके चुनावी एजेंडे में क्या है? मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं किस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। ममता ने ओबीसी कार्ड खेलकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। ऐसा क्यों? आप ममता के मैनिफेस्टो के ब्लूप्रिंट से समझ सकते हैं। ममता का घोषणा पत्र 146 पन्नों का है। 50 पन्नों में अगले 5 सालों का विजन है। 2016 से अलग है 2021 का घोषणा पत्र। दीदी ने घोषणा पत्र में 10 वादे किए हैं।
2016 में रोजगार की बात नहीं थी। 2021 में 5 लाख रोजगार देने का दावा। अगले 3 साल में 1,10,000 सरकारी नौकरी। गरीबों, पिछड़ों और किसानों पर फोकस। What he said for particular 2-3 community. Yes. They cannot do for all the economic backward class. This is wrong. My manifesto is approved by the election commission. So people have seen this. So how do you know that where tukli ke koreche seta? ममता बनर्जी के घोषणा पत्र से बंगाल की 10 करोड़ जनता के लिए कुछ न कुछ है। वहीं बीजेपी अब मैनिफेस्टो पर मंथन कर रही है। टीएमसी का काउंटर खोज रही है। दावा है कि जल्द मैनिफेस्टो आएगा। इस बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की 30 लिस्ट जारी की है। 19 महिलाओं समेत 148 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बड़ी खबर यह है कि बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे। ना आमी भोटे दाঁড়াচ্ছি না। पार्टी থেকে निर्णय নেওয়া হয়েছে যে আমি প্রচার করব সব জায়গায়। আর কারণ সমস্ত নেতারাই প্রায় দাঁড়িয়ে যাবেন, সেই প্ল্যানিং করছে পার্টি। তো সেই জন্য কাউকে তো প্রচার করার জন্য থাকতে হবে। তো সেই জন্য আমিও বলেছিলাম যে আমি সব জায়গায় জেতাবার জন্য প্রচার করব। মোটামুটি পার্টি সেরকম निर्णय नहीं। बंगाल बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के अंदर विरोध भी देखा गया। ऐसे में दिलीप घोष को टिकट नहीं देने के कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। दिलीप घोष का टिकट कटा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दे दिया, लेकिन शिखा मित्रा ने बीजेपी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बंगाल में बीजेपी का चुनावी नारा है जय श्री राम। आज दिल्ली में मशहूर सीरियल रामायण में भगवान राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए। चुनावी मौसम में बीजेपी में एंट्री के बाद अरुण गोविल बंगाल पर क्या बोले, सुनिए। मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं यहाँ कुछ पाने नहीं आया। मुझे मटेरियल नहीं चाहिए और राम जी ने दिया है मुझे मटेरियल जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, मेरी कोई इच्छाएं भी वैसी नहीं है। मैं देश के लिए जो अब करना चाहता हूँ, श्री राम का नाम लेकर जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ लोगों को एलर्जी हो गई है, मुझे ठीक नहीं लगा वो बिल्कुल भी। बिकॉज एक ऐसा हमारे पास एक उदाहरण है जो हमें संस्कार देता है, हमें संस्कृति देता है, हमारे कर्तव्य हमें सिखाता है, हमें कैसा होना चाहिए वो हमें सिखाता है, और उससे हमें एलर्जी हो जाती है। तो हम कहाँ क्या करेंगे? गोविल को मैं चुनाव प्रचार करते हुए देखूंगा बंगाल, आसाम। मुझे नहीं पता, मैं भविष्य के बारे में मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप क्या सांसद बनेंगे? सांसद का चुनाव राजनीति में आने के बाद उनको कुछ नहीं मालूम ना। आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। चुनाव दिल्ली से बंगाल तक इस वक्त सिर्फ बंगाल चुनाव की चर्चा है। तो क्या अरुण गोविल बंगाल के दंगल में चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं? क्या बंगाल के चुनावी दंगल में गोविल बीजेपी का प्रचार करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है और दिल्ली में सियासत की रामलीला शुरू हो गई है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। तो देखा आपने, दो स्तर पर इस महासंग्राम में एक तरफ स्लोगन तो दूसरी तरफ मैनिफेस्टो, और अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जी हां, हिंसा। बंगाल चुनाव एक सिक्के के दो पहलू, राजनीति और हिंसा। बंगाल की राजनीति में हिंसा वाली सोच की गवाह हैं ये दो तस्वीरें। पहली जब नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, और दूसरी जब ममता बनर्जी ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष और दूसरी बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री। यकीन मानिए, देश के नक्शे पर पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा सूबा है जिसे लेकर सबकी धारणा पक्की है कि सत्ता नारों से नहीं, बंदूकों की नली से निकलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तारीखें बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर नहीं बदलती। सत्ता के सिंहासन पर बैठने से पहले जो संगीन इल्जाम ममता बनर्जी वाम दलों पर चीख चीख कर लगाती थी, आज राजनीतिक हिंसा के आरोपों से खुद टीएमसी घिरी हुई है। आध्यात्मिक विचारक रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियतों की जन्मस्थली, आधुनिक भारतीय सभ्यता के विचारों की उद्गम स्थली बंगाल में आखिर खूनी कट्टरता का समावेश कैसे हुआ? आखिर बंगाल का गौरव राजनीतिक हिंसा के पीछे गुम क्यों हो गया? आध्यात्मिक विचारक रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसी शख्सियतों की जन्मस्थली, भारतीय सभ्यता के विचारों की उद्गम स्थली बंगाल की संस्कृति में खूनी कट्टरता का समावेश कैसे हुआ? आखिर बंगाल का गौरव आज राजनीतिक हिंसा की वजह से गुम क्यों हो गया? बंगाल को छोड़कर देश के ज्यादातर राज्य जाति और धर्म में बंट गए, लेकिन बंगाल जाति और धर्म में तो नहीं बटा। बंगाल राजनीतिक विचारों के खेमों में बंट गया, राजनीति के अलग अलग गुटों में बिखर गया और चलन शुरू हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस।
बंगाल में राजनीतिक हिंसा की विरासत में वंशवाद नहीं है। जो सत्ता में आया, हिंसा उसका हथियार बन गया। पश्चिम बंगाल के सियासी अतीत में हिंसा के पन्नों को अगर हम पलटें तो इसकी शुरुआत 1967 में हुई। ये वही साल था जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित नक्सलबाड़ी आंदोलन ने आकार लिया और इसने माओ से तुंग का नारा अपनाया कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और यहीं से पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूनी हिंसा और संघर्ष रच बस गए। पश्चिम बंगाल के सियासी अतीत के पन्नों को पलटें तो इसकी शुरुआत 1967 में हुई। ये वही साल था जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित नक्सलबाड़ी आंदोलन ने आकार लिया और इसने माओ से तुंग का नारा अपनाया कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। यहीं से बंगाल की सियासी संस्कृति में हिंसा के रंग रच और बस गए। सियासी प्रतिरोध और प्रतिशोध की आग में बंगाल में इंसानी जिंदगी खाक होने लगी। बंगाल में हिंसक आंदोलन का अतीत रहा, लेकिन वाम दलों ने जैसे जैसे पैर जमाए वैसे वैसे हिंसा बढ़ती चली गई। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात उस एंटिलिया केस की मुंबई में जिसका सस्पेंस हर रोज गहरा रहा है। जी हां, और खास तौर पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या परमबीर सिंह और सचिन वाजे के बीच कोई गहरा राज है? क्या सचिन वाजे का कोई पॉलिटिकल बॉस है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एंटिलिया केस में मुंबई कमिश्नर का ट्रांसफर क्या कहता है? क्या परमबीर सिंह और सचिन वाजे के बीच कोई गहरा राज है? क्या एंटिलिया केस में सचिन वाजे का असली बॉस कोई और है? क्या उद्धव सरकार सचिन वाजे का असली सच छुपाना चाहती है? क्या सचिन वाजे का कोई तगड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है? आखिर सचिन वाजे ने किसके कहने पर एंटिलिया की साजिश रची? क्या सचिन वाजे और एंटिलिया केस में बहुत बड़ा खुलासा बाकी है? इस पूरे केस में बीजेपी फ्रंट फुट पर है और उद्धव सरकार सफाई दे रही है। हालांकि उसके ऊपर उठ रहे जो सवाल है उस पर वो बार बार सबूत मांगती है, लेकिन आज सचिन वाजे और उसके पॉलिटिकल बॉस को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वाकई वो किसी राजनेता का मोहरा है? परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे। अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता। ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। क्या कोई पुलिस अफसर सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करने के लिए देश के सबसे अमीर शख्स के घर के बाहर एक विस्फोटक से भरी कार खड़ी कर सकता है? क्या कोई पुलिस अफसर ये साबित करने के लिए कि वो आतंक से जुड़े केस की बेहतरीन जांच करता है, इसके लिए अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार खड़ी करवा सकता है? जी, इन्हीं सवालों ने महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया है। और एंटिलिया केस में गिरफ्तार हुए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे को लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। इस पर उद्धव सरकार कितने दबाव में है, ये इस बात से साबित हो चुका है कि एंटिलिया केस में मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का पैकअप हो चुका है। आज हम एंटिलिया केस में जांच कहां तक पहुंची है इसकी बात भी करेंगे। सचिन वाजे इस केस में इतने तगड़े कैसे फंस रहे हैं, बात इस पर भी होगी। लेकिन पहली बात एंटिलिया केस में हो रही पॉलिटिक्स की करते हैं, क्योंकि बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि सचिन वाजे का कोई पॉलिटिकल बॉस है।
वाज़ेह मामले में 21 दिन बीत जाने के पश्चात भी महाराष्ट्र की सरकार, तीनों दलों के नेता जिस प्रकार से वाज़ेह का समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकीली कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये नेता वाज़ेह को बचा रहे हैं। और वाज़ेह को ये नेता क्यों बचाएंगे? जरूर कुछ ना कुछ महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के नेता इस मामले में षड्यंत्र में, साजिश में हिस्सा हो सकते हैं। हर अफसर का एक बॉस होता है और वो होता सरकार। ये फडणवीस साहब को मालूम है, सरकार ही बॉस होती है। जो सरकार सत्ता पे बैठती है, बहुमत वाली सरकार होती है, वो प्रशासन की बॉस होती है। तो पॉलिटिकल लेकिन बॉसेस की बात कर रहे हैं। सरकार तो पॉलिटिकली होती है ना, क्या बॉसेस की बात करते हो? जब आप थे मुख्यमंत्री तो आप भी पॉलिटिकल बॉस थे सरकार के। उस वक्त परमवीर सिंह साहब हमारे जो है वो थाने के कमिश्नर थे, आपने उसकी अपॉइंटमेंट की थी, तो आप भी बॉस थे उस वक्त उसके। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी और अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने की घटना को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को नौकरी में वापस लेने के लिए फोन किया था। जिस प्रकार से पुलिस महकमे से ही इस प्रकार की गाड़ी प्लांट की जाती है और उसके बाद की घटनाओं में इसमें की सबसे बड़ी कड़ी मनसुख हिरण, इनको जिस प्रकार से मर्डर उनका किया जाता है, जिस प्रकार से उनका खून किया जाता है, ये सारी चीजें मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। एनआईए ने एक मर्सिडीज कार को जब्त किया है और वो कार में 17 फरवरी को मनसुख हिरेन जी घूमे, इस तरह की एक जांच चल रही है। अब इस कार का ओरिजिन हम लोगों ने देखा तो उसमें नजर आ रहा है एक फोटो में कि भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी उस कार के साथ नजर आ रहा है। तो हमने स्पष्टीकरण मांगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन इससे क्या है, ये भी लोगों को सामने आना चाहिए। जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी करते जा रही है जिसका कोई आधार नहीं है, इसका तो आधार नजर आ रहा है, तो इसका स्पष्टीकरण भाजपा ने देना चाहिए। ये बीजेपी कनेक्शन इसमें क्या है? निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रश्न अभी एनआईए को और केंद्र सरकार को भी देने होंगे, उसके उत्तर आएंगे। हम जांच एजेंसियों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। हमने एक वचन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, कोई भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर यह आरोप भी लगाया कि सचिन वाजे का रिकॉर्ड खराब होते हुए भी उन्हें वापस लिया और वापस लेने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख बनाया। फडणवीस ने सवाल किए कि सचिन वाजे को ऑपरेट कर रहे सरकार में बैठे उनके आका कौन हैं, उसे ढूंढकर निकालना होगा। एंटेलिया के पास जिलेटिन रखने का मकसद और मंशा जाननी चाहिए। कोई खास संदेश देने के लिए ऐसा किया गया। ठाकरे सरकार के वादे गैंग प्रकरण में अब मंत्रियों की भी जांच होगी। 2 मंत्री भागदौड़ कर रहे थे, गृह मंत्री का भी इनिशिएटिव ढंग का रहा। एक आईपीएस ऑफिसर की तो जांच होगी, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। जहां तक आरोप प्रति आरोप का सवाल है, 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, एनआईए और एटीएस। अगर किसी भी व्यक्ति के पास, विरोधी पक्ष नेता के पास या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई भी सबूत हो तो वो दोनों एजेंसियों को जाकर देने का काम करें। उधर महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सचिन वाजे की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नवनीत राणा का कहना है कि कहीं कोई राजनीतिक बॉस सचिन वाजे को मनसुख हिरेन की तरह ठिकाने न लगा दे। अगर एनआईए ने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बाजू में नहीं रखा, सिक्योर नहीं किया, उनसे बचा के नहीं रखा, तो मनसुख हिरेन होने में सचिन वाजे का ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको, एनआईए को, कि आपने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बचा के रखना है और उन्हें सिक्योर करना है कि उनका मनसुख हिरेन होना नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि आने वाले कुछ दिनों में
महाराष्ट्र में बहुत ऐसे बड़े लीडरों के नाम जो मातोश्री तक जाते हैं, वो नाम बाहर आएंगे ये इंक्वायरी में, इतनी पक्की बात है। क्योंकि जिस हिसाब से उथल पुथल ये महाराष्ट्र में हो रही है और मुंबई में सीपी की तबादला किया जाता है, उससे साफ दिखाई देता है कि बड़े लीडरों का पॉलिटिकल इस केस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि एनआईए ने सचिन वाजे को सिक्योर किया जाए, मुंबई पुलिस से दूर किया जाए। 17 मार्च यानी बुधवार को जैसे ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ, विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक हो गया है। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में हैं। उसके जरिए नए नए खुलासों का दावा है, जबकि परमबीर सिंह पर गाज गिर चुकी है। लेकिन जिस तरह से मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी दबाव बढ़ना तय है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। एनआईए की जांच में सचिन वाजे पूरी तरह से फंस चुके हैं। जो एनआईए का दावा है उसके मुताबिक तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रखने वाले कोई और नहीं, सचिन वाजे ही थे। और ये शिकंजा अब और भी कसता चला जा रहा है सचिन वाजे पर। एंटीलिया केस अब सुलझने की कगार पर पहुंच चुका है और जांच का डिटेक्टर सचिन वाजे की तरफ जोर जोर से घनघना रहा है। एनआईए ने ठाणे में साकेत सोसाइटी यानी सचिन वाजे के घर लंबी पड़ताल की, घर का चप्पा चप्पा छान मारा। इस दौरान एनआईए के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। हम आपको बता दें कि एंटीलिया के पास सीसीटीवी में एक लंबा कुर्ता और सिर पर गमछा टाइप पहने हुए सचिन वाजे नजर आए थे। लेकिन एनआईए के लिए ये साबित कर पाना मुश्किल हो रहा था कि वाकई ये पुख्ता तौर पर सचिन वाजे हैं या नहीं। तो सूत्रों की माने तो सचिन वाजे के पास उस तरह के 2 कुर्ते थे जो उन्होंने क्राइम करते वक्त इस्तेमाल किए। इनमें से एक कुर्ता सचिन वाजे के घर से बरामद हो चुका है, जबकि सूत्रों की माने तो उन्होंने दूसरा कुर्ता जलाकर मुलुंद में तालाब के पास फेंक दिया। एनआईए ने जब सचिन वाजे के घर की तलाशी की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल सचिन वाजे एंटीलिया के बाहर एक लंबा कुर्ता पहनकर चलते नजर आ रहे हैं, वैसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। एनआईए का कहना है कि ऐसे 2 लंबे कुर्ते सचिन वाजे ने खरीदे थे। एक कुर्ता इस पूरे घटना के बाद उन्होंने जैसे ही वो मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया, उन्होंने जलाकर फेंक दिया, जबकि एक कुर्ता उनके घर से बरामद हुआ है। यही नहीं, सचिन वाजे के पास से एक और 4 व्हीलर जब्त हुई है। सवाल ये है कि सचिन वाजे और ऐसी कितनी कारों का इस्तेमाल करते थे। एनआईए को सचिन वाजे के घर से एक और कार बरामद हुई है। सूत्रों की माने तो इस कार से बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को एक ऐसे शख्स के बारे में भी सुराग मिला है जो सचिन वाजे के साथ क्राइम में शामिल था, जो लगातार वाजे के साथ कार को ड्राइव कर रहा था। इस शख्स से एनआईए फिलहाल पूछताछ कर रही है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मुंबई क्राइम ब्रांच का ही अफसर है। एनआईए का मानना है कि जो शख्स सचिन वाजे के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था वो और कोई नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच में ही कार्यरत है। उसकी पूरी जानकारी एनआईए जुटा चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी तरीके से अभी पुख्ता सबूत नहीं है। जैसे ही पुख्ता सबूत मिलते हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दूसरे तरफ इस पूरे मामले में एनआईए अब मुंबई क्राइम ब्रांच के जो सीनियर अफसर है उनसे भी पूछताछ करेगी और सचिन वाजे किस तरीके से काम करते थे इसकी पूरी जानकारी लेगी। तो साजिश और साजिश की कहानी एनआईए के पास है। बस इस साजिश में सचिन वाजे के बाकी मददगारों को पकड़ना है। साथ ही एनआईए ने अभी तक जितने सबूत जुटाए हैं उनमें कई अनसुलझे सवालों के जवाब की तलाश है, जैसे कि सचिन वाजे जिलेटिन स्टिक कहां से लेकर आया, अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार खड़ी करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। गिरफ्तारी से पहले सचिन वाजे लगातार कमिश्नर परमबीर सिंह से मीटिंग कर रहे थे। क्या परमबीर सिंह भी वाजे के क्राइम के बारे में जानते हैं? वाजे के पास इतनी प्राइवेट महंगी गाड़ियां कहां से मिली? इस साजिश के बारे में मुंबई पुलिस के और कितने अफसर जानते हैं? क्या मनसुख हिरेन सचिन वाजे के इशारों पर काम कर रहा था? अगर मनसुख की हत्या की गई तो क्यों और कैसे की गई? क्या सचिन वाजे अकेले दम पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है या फिर उसके पीछे कोई और है? एंटीलिया केस की जांच इस वक्त मुंबई एटीएस और एनआईए दोनों कर रही हैं।
और ये तमाम सवालों के जवाब तलाश करना दोनों एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है। तभी एंटीलिया केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। आज तक ब्यूरो। एंटीलिया केस में सचिन वाजे का जैसे जैसे पर्दाफाश हो रहा है वैसे वैसे परतें इस पूरे केस में खुल रही हैं। बात अब आकर अटक गई है मनसुख हिरेन की मौत पर और यही माना जा रहा है कि मनसुख हिरेन की मौत की मिस्ट्री सुलझेगी तो फिर ये मामला खुल जाएगा। मनसुख हिरेन को मारने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। इसके बाद जब मनसुख हिरेन की सांसें चल रही थीं, यानी वो जिंदा थे, तभी उन्हें समंदर में फेंक दिया गया था। ये खुलासा उस केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में हुआ है जिससे ये पता लगाना था कि क्या मनसुख को मारने के बाद पानी में फेंका गया था या फिर जिंदा। ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई डाइटम टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मनसुख हिरेन जब पानी के संपर्क में आए तब वो जिंदा थे। दरअसल किसी मुर्दा शख्स को जब पानी में फेंका जाता है तो पानी उसके फेफड़े, खून या बोन मैरो में नहीं जाता, लेकिन मनसुख हिरेन के बोन मैरो में डाइटम मिले हैं जो मुम्ब्रा क्रीक के पानी से मैच करते हैं। मनसुख हिरेन की लाश 5 मार्च की सुबह मुम्ब्रा क्रीक में मिली थी। लाश के साथ 5 रुमाल जो उनके मुंह पर बंधे थे और एक स्कार्फ भी मिला था। फिलहाल मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रही एटीएस रुमाल और स्कार्फ की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में एटीएस केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट पर दोबारा राय लेना चाहती है। इसके लिए एटीएस इस रिपोर्ट को हरियाणा के मधुबन फॉरेंसिक लैब में भेजने जा रही है। सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।